एपिसोड 18। रात के खाने के दौरान शांग यून लिन हुआन हुआन से कहता रहा, अधिक मांस खाओ। इस तरह आपके पास बाद में संभोग करने की ताकत होगी। लिन हुआन हुआन इतनी गुस्से में थी कि वह भुना हुआ मांस उसके चेहरे पर फेंकना चाहती थी। वह उस पर चिल्लाए, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। शांग यून ने जवाबी दलील दी, लेकिन आपने पहले ही मुझसे वादा किया था। भले ही मैं आपके साथ संभोग करने के लिए सहमत हो जाऊं, लेकिन यह अभी होना जरूरी नहीं है। शांग यून ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। अभी सर्दी है, जो जानवरों के लिए संभोग करने का सबसे अच्छा समय है। यदि हमारे शावक वसंत में पैदा हो सकते हैं, तो प्रचुर मात्रा में भोजन होगा। वे निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। लिन हुआन हुआन ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूंगा। यदि अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो किसके साथ संबंध बनाओगे? शांग यून क्रोधित था, उसके हाथ का भुना हुआ मांस उसकी पकड़ से दब गया। लिन हुआन हुआन थोड़ा चौंका और उसकी नजर सहज रूप से बाई डी की ओर चली गई। भले ही उसे संभोग करना हो, वह बाई डी को प्राथमिकता देगी। बाई डी वह पहला जानवर था जिसे उसने इस दुनिया में आने के बाद देखा था। वह हमेशा उसके प्रति दयालु रहा, उसके हृदय में उसका स्थान अटल था। शांग यून की अचानक उपस्थिति ने उसे बाई डी के प्रति दोषी महसूस कराया। वह जितना संभव हो सके इसे उसके अनुरूप बनाना चाहती थी। बाई डी भी उसे देख रही थी, और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या आपके पास पर्याप्त है? वह पहले से ही बेहद सुंदर था, और जब वह मुस्कुराता था तो वह और भी अधिक सुंदर लग जाता था। लिन हुआन हुआन शर्माए बिना नहीं रह सका और धीरे से जवाब दिया, हाँ, मेरा पेट भर गया है। तो फिर आराम करो, मैं सफाई कर दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ सफाई करने दो। शांग यून ने उन दोनों के बीच की बातचीत को देखा। हालांकि उनमें कुछ खास नहीं था, फिर भी उनमें एक मौन समझ थी, और ऐसा लगा कि कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इससे उसे तीसरे पहिए जैसा महसूस हुआ। शांग यून अचानक घबरा गया। उसने हुआन हुआन की कलाई पकड़ ली, उसकी गहरी हरी आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। आप पहले बाई दी के बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, है ना? लिन हुआन हुआन जवाब नहीं दे सकी और उनका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसकी घबराहट और चकमा देखकर शांग यू का दिल तुरंत डूब गया। उसे कुछ भी कहने के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे उत्तर दे दिया था। शांग यू ने अपनी पकड़ ढीली की, चुपचाप उठा और चला गया। लिन हुआन हुआन ने उसका पीछा नहीं किया। वैसे भी उसे देर सबेर इसका सामना करना ही पड़ेगा। यदि वह इसे संभाल नहीं सका, तो वह 3 महीने के समाप्त होने तक इंतजार कर सकता था, जब उनका साथी अनुबंध स्वचालित रूप से भंग हो जाएगा। वह फिर से मुक्त हो जाएगा। जब वह और बाई दी जगह की सफाई पूरी कर चुकी थी और सोने के लिए तैयार थी, तो बाई दी ने हमेशा की तरह उसके लिए अपना बिस्तर बनाया। फिर वह चलने के लिए तैयार हो गया। लिन हुआन हुआन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। एक पल इंतजार करें। बाई दी रुक गई। यह क्या है? लिन हुआन हुआन ने उसकी निगाहें बचा ली। उसका चेहरा लाल था और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। वाया, आप आज रात रुक सकते हैं? वह आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ कर सकता हूँ? वह हकलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने से नहीं डरती। मैं बस दर्द से डरता हूँ। मुझे खेद है, उन्होंने कहा। पिछली बार तुम्हें चोट पहुंचाना मेरी गलती थी। वह अपराध बोध से अभिभूत था और उसका दिल उसके लिए दुखता था। लिन हुआन हुआन ने अपने फैनी पैक में सोर्सिंग लीफ फ्रूट निकाला और शुष्कता से कहा, मुझियांग ने मुझसे कहा कि इसका उपयोग करने से मेरे दर्द से राहत मिल सकती है, इसलिए मैं पहले इसे आपके साथ आजमाऊंगा। चूंकि उन्होंने साथी बनने और अपना शेष जीवन एक साथ बिताने का फैसला किया था, इसलिए सेक्स से कोई परहेज नहीं था। हालांकि इससे लिन हुआन हुआन को इसके बारे में बोलने की पहल करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, फिर भी उसने अपने मन की बात कहने का साहस जुटाया। बाई दी उसके प्रति दयालु थी, और वह उसके प्रति दयालु होना चाहती थी। बाई दी का दिल पिघल गया। उसने छोटी मादा को धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया, जैसे कि वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। आपको इसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। संभोग के बिना भी तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। लिन हुआन हुआन की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज कांप गई और उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल, तुम वही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लिन हुआन हुआन को अपने जीवन में बहुत कम प्यार मिला था, इसलिए उसे जो कुछ भी मिला उसे वह संजो कर रखती थी। जब तक आप मुझसे प्यार करते हैं, तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और अपना सिर पीछे झुका लिया। उसके चेहरे को अजीब हरकतों से चूमने लगी। उसके गाल पर उसके होठों की कोमलता ने उसके दिल को धड़का दिया। यद्यपि वह एक भयंकर बाघ था, तथापि इस समय उसका हृदय कोमलता से भर गया था। बाई डी ने लिन हुआन हुआन को पत्थर के बिस्तर पर उतारा। उसका नर्म, खूबसूरत शरीर जानवरों की खाल पर गिर रहा था। उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया था और उसकी लंबी पलकें फड़फड़ा रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी। उसने धीमे और सौम्य स्वर में बोलने से पहले उसके होठों को चूमा, अगर दर्द हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। लिन हुआन हुआन ने उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उत्तर दिया, मम्मा। मानो कोई उपहार खोल रही हो। बाई दी ने अपनी छुपी हुई पोशाक उतार दी। उसकी गोरी और कोमल त्वचा गाय के दूध की तरह चिकनी थी। बाई दी को अपने अंदर एक अवर्णनीय इच्छा महसूस हुई, लेकिन आत्मनियंत्रण की उनकी मजबूत भावना ने उन्हें शांत रखा। उसने अपना सिर झुकाया और भक्ति भाव से उसके पूरे शरीर को चूमा। उसका गोरा बदन आकर्षक लाल रंग से रंगा हुआ था। यह उस गुलाब की तरह था जो अभी अभी खिला था और चुने जाने का इंतजार कर रहा था। बाई दी ने फल को अपने मुंह में रखा, उसे चबाया और उसका रस छोटी मादा पर लगा दिया। जैसे ही हरे रंग का रस उसके शरीर को छू गया, उसने तुरंत उसे एक फिसलनदार पारदर्शी बलगम स्रावित करने के लिए उत्तेजित कर दिया। फल की खुशबू हवा में भर गई और लिन हुआन हुआन को लगा कि उसका शरीर और अधिक गर्म हो रहा है, जबकि उसकी गीली आंखें भ्रम और इच्छा से भरी हुई थी। बाई दी उसके करीब झुकी और फुसफुसाई, क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? लिन हुआन हुआन बेहद शर्मिंदा थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और धीरे से कहा, हाँ। उसने उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमा। उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से स्नेहपूर्ण थीं। मैं नम्र रहूंगा। जब उसने इसे अंदर डाला तब भी उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन ये पिछली बार जितना दर्दनाक नहीं था। वह इसे लगभग सहन कर सकती थी। वह उसकी अभिव्यक्ति में किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए उसे ध्यान से देख रहा था।
उसने उसे नाराज होते देखा और जो वह कर रहा था उसे रोक दिया। यह क्या है? उसने घबराकर पूछा। दर्द हो रहा है क्या? लिन हुआन हुआन फुसफुसाए। ये ठीक है। ये जानकर राहत मिली कि वह दर्द में नहीं थी। उन्होंने आगे कहा। इस समय लिन हुआन हुआन को महसूस हुआ कि उसके नीचे से गर्म धारा बह रही है। इसकी परिचितता ने उसे भयभीत कर दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे अपने से दूर धकेल दिया। बाई दी हैरान थी। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया? लिन हुआन हुआन धीरे धीरे उसके नीचे की जगह तक पहुंची। उसके हाथ खून से लथपथ थे। खूनी नरक। ये फिर से उसका खूनी दौर था। बाई दी ने अपने हाथों पर खून देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई है। ये तुम्हारी भूल नहीं है। लिन हुआन हुआन ने तुरंत उसे रोका। ये फिर से मेरी अवधि है। मुझे हर महीने कुछ दिनों तक बिना रुके रक्तस्राव होता है। आपने इसे पहले भी घटित होते देखा है। ये ठीक है। जब वह सेक्स कर रही थी तभी उसे वास्तव में मासिक धर्म आ गया था। कितना शर्मनाक। लिन हुआन हुआन ने धीरे धीरे सिस्टम द्वारा दिए गए सैनिटरी पैड को फाड़ दिया और उसे अपने अंडरवियर में भर लिया। वह बिस्तर पर बैठ गई और अपने आप को एक मोटी लेकिन मुलायम कंबल में लपेट लिया। खून की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बहुत उदास लग रही थी। आखिरकार उसे बाई डी के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने का साहस मिल गया, लेकिन मासिक धर्म के अचानक आने के कारण उसे इसे रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बाई डी की ओर देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसे अपनी इच्छाओं को दबाने के बावजूद शांत होने का नाटक करना पड़ता था। यह एक त्रासदी थी। लिन हुआन हुआ ने अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया, जिससे केवल उसकी बड़ी असहज आंखें दिखाई दे रही थी। मुझे माफ करें। बाई डी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, कंबल और सब कुछ। उनकी दृष्टि बहुत कोमल थी। ठीक है, हमारे पास बहुत समय है। हम भविष्य में फिर से कोशिश कर सकते हैं। अगली सुबह जैसे ही श्वांग यून दरवाजे से गुजरा, उसे खून की मोटी गंध महसूस हुई। खून की ये गंध आम खून से अलग थी। एक मीठी सी महक मिली हुई थी। जैसे ही वह शयनकक्ष में पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जब उसने लिन हुआन हुआन का पीला चेहरा देखा, जब उसने खुद को कंबल में लपेटा हुआ था, तो उसका दिल पसीज गया। आपको क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी? मुझे खून की गंध आ रही है। मैं तुम पर नजर डालने के लिए बूढ़े जादू टोना करने वाले डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। लिन हुआन हुआन ने तुरंत उसे रोका। मैं घायल नहीं हूँ। बूढ़े जादूगर को परेशान मत करो। तो फिर तुम्हें खून की गंध क्यों आ रही है? मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें दुख हुआ होगा। लिन हुआन हुआन अब बहुत सुस्त थी और उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। इसलिए बाई डी ने श्वांग यू को एक तरफ बुलाने और लिन हुआन हुआन के विशेष संविधान को समझाने की पहल की। श्वांग यू का दिल शांत हो गया। जब तक हुआन हुआन घायल नहीं हुआ, तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जब उसने देखा कि वह कितनी कमजोर लग रही थी, तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। आप बहुत असहज लग रहे हैं। क्या तुम सच में ओझा से जांच नहीं करवाना चाहते? नहीं, यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। कुछ दिनों के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। श्वांग यू ने उसे लेटने में मदद की और उसे कंबल से ढक दिया। फिर अच्छे से आराम करो। अगले कुछ दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, हिलना मत। हम सब कुछ करने में आपकी मदद करेंगे। लिन हुआन हुआन ने उसे आश्चर्य से देखा। अब आप अधिक विनम्र क्यों दिखते हैं? उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। फिर उसने खर्राटा लिया। यह आपकी कल्पना है। सच में। श्वांग यू ने अपनी आंखें ढंक ली और उसे आदेश दिया। 3 की गिनती में तुम्हें सोना होगा। 1 2 3। लिन हुआन हुआन हंसे। श्वांग यू क्रोधित था। आप किस पर हंस रहे हो? मुझे कभी कभी आप कष्टप्रद लगते हैं, लेकिन अन्य समय में आप काफी मनमोहक हो सकते हैं। श्वांग यून के कानों की नोकें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उसका स्वर अभी भी दृढ़ था। आराध्य एक शब्द है जिसका उपयोग मादाओं और शावकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जब वे बातें कर रहे थे, बाई डी चुपचाप शयन कक्ष से पीछे हट गई। वह तहखाने में गया और सीलबंद पत्थर के जार से लाल जामुन ले लिया। बूढ़े ओझा ने उसे बताया था कि यह फल किसी के खून को फिर से भरने में मदद कर सकता है। हुआन हुआन को जब भी मासिक धर्म हो तो इन्हें खाना बहुत मददगार होगा। यह अफसोस की बात थी कि उनमें से बहुत सारे घर पर संग्रहित नहीं थे। यदि उसके पास कुछ और है तो उसे बूढ़े ओझा से पूछना होगा। किसी कारण से जब इस बार लिन हुआन हुआन का मासिक धर्म आया, तो ये बहुत दर्दनाक था। वह कंबल के नीचे एक गेंद की तरह सिमट गई। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और वह इतने दर्द में थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। जब बाई दी ने उसे जामुन खिलाए तो दर्द थोड़ा कम हो गया, लेकिन वह अभी भी भयानक और कमजोर लग रही थी। श्वांग यून ने उत्सुकता से देखा। पहले लिन हुआन हुआन के शब्दों को नजरअंदाज करते हुए वह बूढ़े जादूगरनी को खींचने के लिए दौड़ पड़ा। लैन जू ने लिन हुआन हुआन की जांच की और धीरे धीरे समझाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले आप अक्सर गुफा के प्रवेश द्वार पर थे। हवा और बर्फ बहुत तेज थी और आपका शरीर शुरू से ही बहुत कमजोर है। तार्किक रूप से कहें तो आपको तभी बीमार पड़ जाना चाहिए था, लेकिन बाई दी ने आपको सोर्सिंग लीफ फ्रूट्स खिलाए और बीमारी को दबाने में आपकी मदद की। अब जब आपका मासिक धर्म चल रहा है और आपका शरीर कमजोर है, तो उस बीमारी ने फिर से सक्रिय होने का अवसर ले लिया है। श्वांग यून ने घबराकर पूछा, क्या वह कभी ठीक हो पाएगी? लैन जू ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। बेशक, वह बेहतर हो जाएगी। उसे बस थोड़ा कष्ट सहना होगा। फिर उसने कुछ प्रकार के फलों को एक रस में निचोड़ा और उसमें कुछ अजीब पाउडर मिला दिया। फिर उसने इसे लिन हुआन हुआन के मुंह पर रख दिया। इसे पी लो, आप बेहतर महसूस करेंगे। दवा का रंग बहुत अजीब लग रहा था और गंध से ठंडे पसीने छूट रहे थे। लिन हुआन हुआन पीना नहीं चाहता था, लेकिन श्वांग यू और बाई डी ने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। उनका एक साथ काम करना दुर्लभ था। उन दोनों ने हुआन हुआन को बहला फुसलाकर उसे दवा पीने के लिए मजबूर किया। दवा का स्वाद इतना कड़वा था कि लिन हुआन हुआन लगभग बेहोश हो गई। कड़वाहट को दबाने में मदद करने के लिए बाई डी को अपने मुंह में कई मीठे फल डालने पड़े। लैन झू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से लगातार 5 दिनों तक हर दिन एक कटोरा पिएं। उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। उसे अगले 5 दिनों तक इसे पीना पड़ा। लिन हुआन हुआन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। आखिरकार उसे समझ में आया कि लैन झू का क्या मतलब था जब उसने कहा, थोड़ा कष्ट सहो। ये थोड़ा सा कष्ट कैसे हुआ? ये तो उससे भी बहुत बुरा था।
लिन हुआन हुआन 7 दिनों तक घर पर स्वस्थ रहे। पिछले 7 दिनों से बाई डी और शांग यून हर दिन उस पर नजर रखते थे। उन्हें डर था कि वह जादूगरनी के निर्देशों की अवज्ञा करेगी और खेलने के लिए बाहर निकल जाएगी। लिन हुआन हुआन असहाय थी, वह कोई बच्ची नहीं थी। वह चुपचाप बाहर क्यों निकलेगी। 7 दिनों के बाद आखिरकार उसका मासिक धर्म समाप्त हो गया। लिन हुआन हुआन के शरीर पर खूनी गंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। जब वह बिस्तर से उठी तो सबसे पहले उसने पानी उबाला और खुद को पोंछ लिया। चूंकि 7 दिनों तक उस पर इतनी कड़ी निगरानी रखी गई थी कि वह उस दौरान बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उसने बिस्तर पर ही खाया पिया। उसे एक दिन में 1 दर्जन लाल जामुन भी खाने पड़ते थे। उसने लगभग यही सोचा था कि उसका मासिक धर्म नहीं चल रहा है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी के कारण वह बिस्तर पर लकवाग्रस्त हो गई थी। डॉट 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 जियू युआन अचानक भाग गया। वह, जो आमतौर पर शांत रहता था, विशेष रूप से उत्साहित हो गया। मू जियान गर्भवती है, यह मेरा बच्चा है। लिन हुआन हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। वास्तव में, ये बहुत अच्छा है, बधाई हो। जियू युआन ने ईमानदारी से पूछा, मू जियान कुछ समय के लिए बाहर नहीं जा पाएगा? क्या आप जब भी खाली हो तो जा सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पहली बार था जब लिन हुआन हुआन किसी गर्भवती महिला के संपर्क में आई। वह जिज्ञासु और आशावादी दोनों थी। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि एक शिशु जानवर कैसा दिखेगा। वह बाइडी के साथ म्यूजियान के घर गई। गर्भवती म्यूजियान सामान्य से अलग नहीं दिख रही थी, सिवाय इसके कि उसकी कमर थोड़ी मोटी थी और उसका फिगर मोटा और गोल हो गया था। जैसे ही उसने हुआन हुआन को देखा, वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उसे बैठने का इशारा किया। लिन हुआन हुआन ने उन्हें बधाई दी। म्यूजियान ने उसके पेट को छुआ और मुस्कुराया। मैं पहले से ही गर्भवती हूँ, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन हुआन हुआन थोड़ा शर्मिंदा था। आइए इसे भाग्य पर छोड़ दें। म्यूजियान ने उसकी अभिव्यक्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और अचानक पूछा, मुझे मत बताओ कि तुमने अभी तक अपने साथियों के साथ संभोग नहीं किया है। लिन हुआन हुआन ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। अपनी आवाज कम करो। बाई डी और जियू युआन ज्यादा दूर नहीं थे। अगर उन्होंने उसे सुन लिया तो क्या होगा। कितना शर्मनाक। म्यूजियान ने अपना हाथ हटा लिया। अभी भी दर्द होता है? क्या सोर्सिंग लीफ फ्रूट काम नहीं आया? लिन हुआन हुआन का चेहरा लाल हो गया और उसने हकलाते हुए कहा, सोर्सिंग लीफ फ्रूट का उपयोग करने के बाद अब कोई दर्द नहीं हुआ। ये बस है, ये सिर्फ इतना है कि मैं हाल ही में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा है। म्यूजियान ने राहत की सांस ली। एक महिला का शरीर वास्तव में नाजुक होता है। आपको अपना अधिक ख्याल रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में आप दोनों युवा हैं। सहवास करने और गर्भधारण करने के बहुत सारे अवसर होंगे। लिन हुआन हुआन उसकी बातों से शर्मिंदा थी। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से उत्तर दिया, मम्मा। अल्पविराम। सर्दी वास्तव में संभोग के लिए बहुत उपयुक्त मौसम था। एक एक करके जनजाति की महिलाएं गर्भवती हो गईं। हुआ यूं कि आज मौसम बहुत अच्छा था। यह एक दुर्लभ धूप वाला दिन था और सूरज बर्फ पर चमक रहा था। मादाएं गुफा के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुई, बर्फ को देखते हुए बातें कर रही थी और फल खा रही थी। उनमें से कई गर्भवती थीं और एक दूसरे के साथ पालन पोषण पर चर्चा कर रही थी। माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। गर्भवती महिलाओं में से एक के रूप में म्यूजियान स्वाभाविक रूप से उनमें से एक थी। उसने लिन हुआन हुआन को अपने साथ ले जाने के लिए खींच लिया। ये पहली बार था जब लिन हुआन हुआन इतनी सारी मादा जानवरों के संपर्क में आई थी। रॉक वुल्फ जनजाति में बड़ी संख्या में जानवर थे। वहां करीब 19 महिलाएं थीं और अभी यहाँ कुल 18 महिलाएं इकट्ठी थीं। शुआंग यून की मां को छोड़कर लगभग सभी भेड़िया मादाएं आईं। लिन हुआन हुआन ने उन्हें उत्सुकता से देखा। वे सुंदर नहीं लग रहे थे। शायद यह उनके जानवर के रूप के कारण था, या शायद यह इसलिए था क्योंकि आदिम दुनिया की परिस्थितियां इतनी कठोर थी कि उनकी त्वचा खुरदरी थी। उनके चेहरे की विशेषताएं खुरदरी और सख्त थी और वे असामान्य रूप से लंबे थे। लिन हुआन हुआन के अनुमान के अनुसार उनकी औसत ऊंचाई 1.7 मीटर से ऊपर थी। वह, जो केवल 1.58 मीटर लंबी थी, उनमें से सबसे छोटी बन गई। अपने बच्चे के चेहरे और थोड़ी सी चर्बी के साथ वह एक कम उम्र की मादा शावक की तरह लग रही थी। उसे देखने वाली हर महिला ये पूछे बिना नहीं रह सकी कि उसकी उम्र कितनी थी। लिन हुआन हुआन विशेष रूप से उदास था। उपस्थित सभी जानवर मादाएं थीं और सभी नर जानवर अस्थायी रूप से चले गए थे ताकि वे स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकें और खेल सकें। बेशक, ऐसे नर जानवर भी थे जो अपने साथियों के बारे में चिंतित थे। वे कुछ ही दूरी पर एक कोने में छिप गए और चुपचाप अपने साथियों को घर लाने से पहले उनके खूब मजे करने का इंतजार करने लगे। शुआंग यून उनमें से एक था। वह नर जानवरों के एक समूह के बीच झुका हुआ था। उसके छोटे चांदी के बाल उसे अलग दिखा रहे थे। शुआंग यून जनजाति नेता थे। उपस्थित सभी नर जानवर उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। ये जानने के बाद कि उसे पहले से ही एक साथी मिल गया है, हर कोई आश्चर्यचकित हुआ और उसके अच्छे होने की कामना की। शुआंग यून अभी भी घमंडी लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में बहुत खुश था। इसके बाद इन नर जानवरों ने अपनी मादाओं की देखभाल के अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। एक नवागंतुक के रूप में शुआंग यू के पास बोलने के अधिक मौके नहीं थे। अधिकांश समय वह बस अपने कान खड़े कर लेता था और चुपचाप दूसरों के शब्दों को याद करने से पहले उनकी बातें ध्यान से सुनता था। तभी ली वे अचानक प्रकट हुई। वह अपना पेट बाहर निकाले हुए कई महिलाओं के पास गई और उन्हें अहंकार से देखा। मेरी जगह कहाँ है? महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। म्यूजियान ने भौहें चढ़ा ली और स्पष्ट रूप से बोला, हम में से किसी ने भी आपको आमंत्रित नहीं किया। आपके पास यहाँ जगह नहीं है। जैसा कि ली वे ने पहले हुआन हुआन को धमकाया था, इससे म्यूजियान के मन में ली वे के प्रति बहुत बुरी धारणा बन गई थी। बाद में म्यूजियान के प्रभाव में रॉक वुल्फ जनजाति की सभी महिलाओं के पास दबंग ली वे के लिए धैर्य नहीं था। वे दोनों खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन हुआन हुआन आज्ञाकारी और प्यारी थी, जबकि ली वे अपने बारे में बहुत सोचती थी और किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। कितना कष्टप्रद। इस महिला सभा में उन्हें किसी ने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन ली वे बिन बुलाए आ गए। जब उसने म्यूजियान की बातें सुनी और अन्य महिलाओं की ठंडी निगाहें देखी, तो वह उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझे पता है कि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं सुंदर हूं और मेरे आसपास कई मजबूत पुरुष साथी हैं, इसलिए तुम मुझे बहिष्कृत करने के लिए एकजुट हो रहे हो। मैंने इस तरह की चीज अक्सर देखी है। यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरूंगा।
उनके शब्दों ने आक्रोश भड़का दिया। उपस्थित सबसे बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी और सख्ती से कहा, आपका यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया तुरंत चले जाएं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप कौन होते हैं मुझे जाने के लिए कहने वाले? दूर जाने के बजाय ली वेई 2 और कदम आगे बढ़ी, जैसे कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। उसके बड़े पेट के कारण कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। वे केवल व्यथित होकर ही एक तरफ हट सकते थे। ली वेई स्वयं से प्रसन्न थी। उसे इस सभा की परवाह नहीं थी, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी। उस छोटी सी लड़की को हर कोई क्यों प्यार करे, जबकि उसे केवल एक कोने में ही बुलाया जा सकता है। वह इस पार्टी में खलल डालने वाली थी। वह केवल तभी खुश महसूस करती थी जब बाकी सभी दुखी होते थे। भीड़ की अमित्र निगाहों को नजरअंदाज करते हुए ली वेई अपना पेट बाहर निकालकर लिन हुआन के पास चली गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने सुना है तुम्हें एक साथी मिल गया है। आप अभी तक गर्भवती क्यों नहीं है? क्या आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है और आप गर्भधारण नहीं कर सकती? लिन हुआन ने भौहें चढ़ा दी। मैं जो करता हूँ उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के लिए प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आप गर्भवती भी नहीं हो सकती, तो जनजाति द्वारा आपको रखने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम होती तो मुझे अब यहाँ रहने का सम्मान नहीं मिलता। लिन हुआन उसके साथ बकवास बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरी ओर देखा। ली वेई, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था, ने रुकने से इनकार कर दिया। वह लिन हुआन का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुमने मुझे सुना? लिन हुआन ने अपना हाथ झटक दिया। छूना नहीं मुझे। ली वेई ने अपनी आंखें घुमाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना पेट पकड़ लिया और चिल्लाई, आउच, मेरे पेट में दर्द होता है। लिन हुआन, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? सब लोग उछल पड़े। दो महिलाओं को डर था कि ली वेई को कुछ हो जाएगा, इसलिए वे तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि ली वेई ने उठने से इनकार कर दिया और रोते हुए जमीन पर लेट गई। अरे नहीं, लिन हुआन मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहता है। वह जन्म नहीं दे सकती, इसलिए वह किसी और के बच्चे को मारना चाहती है। कितना दुष्ट! लिन हुआन ने इतना बेशर्म धूर्त व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। वह इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। हास्यास्पद मत बनो, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, आप गिर गए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बिना किसी कारण के कैसे गिर सकता हूँ? आप स्पष्टतः झूठ बोल रहे हैं, तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ली वेई रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसके आसपास की अन्य महिलाओं में से कोई भी नहीं जानती थी कि क्या करना है। यहाँ की हलचल ने दूर दूर तक नर जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। वे दौड़कर आए और पूछा कि क्या हो रहा है। ये देखकर कि इतने सारे जानवर आए थे, ली वेई और भी जोर से चिल्लाए, लिन हुआन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। नर जानवरों को पूरी कहानी नहीं पता थी, नहीं उन्हें पता था कि स्थिति क्या थी। जब उन्होंने सुना कि ली वेई ने क्या कहा, तो वे सभी लिन हुआन को संदेह से देखने लगे। लिन हुआन अपना बचाव नहीं कर सकी। वह पीछे हटती रही। यह मैं नहीं था, इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। केवल श्वांग यूं ही जानता था कि लिन हुआन के साथ अन्याय हुआ था। उसने ली वेई की गर्दन पकड़ ली, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर आईं। अगर तुमने फिर से हुआन को बदनाम करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। ली वेई अब बोलने से बहुत डर रही थी, लेकिन लिन हुआन अभी भी पीछे हट रहा था। वह बहुत डरी हुई थी कि नर जानवर ली वेई पर विश्वास करेंगे और वास्तव में सोचेंगे कि वह एक दुष्ट व्यक्ति था जिसने एक गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचाया था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह बहुत अधिक कदम पीछे चली गई थी। जब उसका पैर छू गया तभी वह अचानक होश में आ गई। वह वास्तव में चट्टान के किनारे तक चली गई थी। श्वांग यून भयभीत होकर उसकी ओर दौड़ा। उसने कातर स्वर में उसका नाम चिल्लाया, हुआन। हालांकि उसे बहुत देर हो चुकी थी। लिन हुआन पहले ही चट्टान से गिर चुका था। इस घटनाक्रम से हर कोई स्तब्ध रह गया। श्वांग यून ने चट्टान के किनारे तक उसका पीछा किया और कूदने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जियो युआन वापस अपने होश में आ गया और उसने श्वांग यू की बांह पकड़ ली। कुछ भी बेवकूफी मत करो, वह दहाड़ा, यह एक चट्टान है, यदि तुम कूदोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे।